जय हिंद फ्रेंड्स, EMRS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने नए टॉपिक रीजनिंग का ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि किस सीक्वेंस में हमको रीजनिंग को पढ़ना है और कौन से टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया था कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे पिछले टॉपिक में मदद करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। तो चलिए यहाँ पर आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं 0 to हीरो लेवल तक कि यानी कि उसका बेसिक क्या चीज़ है, कहाँ से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे एग्जामिनेशन में प्रश्न ब्लड रिलेशन के बनते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद में कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्लास हमारा बेस्ड होगा, इस जो बेस्ड होगा यानी कि आधारित होगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक ब्लड रिलेशन को। सर्वप्रथम फ्रेंड्स हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं ये रक्त संबंध क्या होता है। जैसे मान लो भाई, जो मनुष्य होता है क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है। रक्त संबंध आप ऐसे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए और इस टॉपिक के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप सभी को अपने आसपास यानी कि आपके पास जो भी संबंध हैं आपके आसपास, आप जैसे भी संबंधों को कनेक्ट करके देखते हो, अगर आप ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को अपने से कनेक्ट करके सॉल्व करोगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान टॉपिक हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक रखा था ब्लड रिलेशन, क्योंकि ये हम लोग दैनिक जीवन में भी इस टॉपिक का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि रक्त संबंध क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है रक्त संबंध, जैसे मान लो भाई मनुष्यों के मध्य में हम लोगों को यहाँ पर संबंध ज्ञात करना है। तो जो मनुष्य होता है एक सामाजिक प्राणी होता है, उसे दैनिक जीवन या जीवन में क्रियाकलाप के लिए उसे एक दूसरे की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में आता है परिवार। जो परिवार होता है ये समाज की मूलभूत इकाई होती है। अब ये जो समाज की मूलभूत इकाई होती है तो उसमें कई लोग होते हैं जो परिवार होता है। अब वो सभी जो परिवार होते हैं एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और उनके मध्य में जो जुड़ाव होता है, जिसके कारण वो जुड़े होते हैं या उनमें जो जुड़ाव होता है, उसी संबंध को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, रक्त संबंध कहते हैं या फिर ब्लड रिलेशन कहते हैं। अब ये जो ब्लड रिलेशन है फ्रेंड्स, जो रक्त संबंध के प्रश्न पूछे जाते हैं, अब आप लोग इसको खुद से कल्पना करके देखिए आखिर में ये जो संबंध होता है कितने प्रकार से बन सकता है। हम लोग देखते हैं कि पहला जो हम लोगों का होता है कि एक तो रक्त संबंध के माध्यम से होता है। रक्त संबंध में कैसे, जैसे मान लो हम हो गए, ठीक है, आप सभी हो गए, आपके मम्मी पापा होंगे, आपके भाई हो गए, बहन हो गए, ठीक है। तो ऐसा जो संबंध है जो डायरेक्ट ब्लड से रिलेटेड होता है, इसे हम लोग कहते हैं रक्त संबंध। दूसरा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लो शादी होती है यानी कि विवाह के माध्यम से, तो वहाँ पर भी क्या होता है, संबंध जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे अपने ब्लड रिलेशन में, जो हमारे रीजनिंग का टॉपिक है, यहाँ पर दो तरह के संबंधों को पढ़ना है। एक तो होता है रक्त संबंध के माध्यम से जो संबंध बनते हैं, और दूसरा जो होता है कि जो विवाह के माध्यम से जो संबंध बनते हैं, उन सभी संबंधों को यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ना है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये जो रक्त संबंध है इससे कितने टाइप्स यानी कि कितने जनरेशन तक के प्रश्न बन सकते हैं, इस टाइप को समझते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर 7 जनरेशन तक के प्रश्नों को मिला करके मैक्सिमम अभी तक पूछा गया है। अब वो कौन कौन से जनरेशन है, आइए उसको हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम यह ध्यान रखिएगा कि पहले हमने क्या बताया कि ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसको आप अपने से कनेक्ट करके देखिएगा। तो जैसे मान लो ये हो गए आप, ओके, ये हो गए आप, और आप से एक चीज़ ध्यान रखना, ये आप हो गए, और ये आप से जैसे ही एक ऊपर जनरेशन की बात होगी तो ये हो जाएंगे आपके पिता, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर की बात होगी। और यहाँ पर जैसे एक जनरेशन आप जब ऊपर जाएंगे तो आपके पिता मिलेंगे, और एक जनरेशन जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपका मिलेगा पुत्र। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा हो। अच्छा, यहाँ पर अब ये भी सवाल हो सकता है कि हम पुत्र को ऊपर रख दें और पिता को नीचे रख दें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो
हमारे सांस्कृतिक हमारे धर्म में जो होता है, जो पिता का स्थान होता है वो ऊपर होता है, ठीक है, हमसे ऊपर होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या बताया कि जो हम लोग देख रहे हैं कि कितने जनरेशन तक प्रश्न बनता है और इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करके देखेंगे, ये चीज़ देख रहे हैं। तो अभी हमने बात किया, ये हो गए आप, और आपसे एक पीढ़ी ऊपर की बात होती है तो आपके पिता मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग एक और पीढ़ी के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर मिलते हैं आपके पिता, यानी कि आपसे जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे दादाजी। और इसके बाद में एक जनरेशन और की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे परदादाजी। ठीक, अभी इसको समझने का बस केवल प्रयास करिए, इसको कुछ नोट नहीं करना, बस हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे यही सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपका मिला पुत्र, अब आपके पुत्र का जो पुत्र होगा वो आपका क्या लगेगा, नाती लगेगा, ठीक है, या पोता लगेगा जिसे आप कह सकते हो। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पोता या फिर परपोता, ठीक है, ये हो जाएगा पर पोता। इसको चीज़ समझने का। अच्छा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। पिता को तो आपको पता ही होगा, फादर कहते हैं, और दादा को क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर कहते हैं। और परदादा के लिए एक वर्ड ध्यान रखना, ग्रेट जुड़ जाता है। पर के लिए क्या यहाँ पर इंग्लिश में होता है, ग्रेट होता है, GREAT, ग्रेट। बाकी यहाँ पर ग्रैंड फादर होगा। सेम चीज़ यहीं पर होगा, ये आप हो गए यानी कि यू, और ये आपका पुत्र हो गया यानी कि सन, और ये आपका नाती हो गया। यहाँ से आप यहाँ पर लिख सकते हो ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, और यहाँ से आप लिख सकते हो ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, ये चीज़ आपको इंग्लिश में ध्यान रखना, ग्रेट ग्रैंड सन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ समझने का प्रयास किया कि आखिर में ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इनको कनेक्ट करना है, कैसे इसको समझना है। तो सर्वप्रथम हमने बताया इसको आपको अपने से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम हमने देखा आपको, यानी कि खुद को। इसके बाद में एक जनरेशन ऊपर की बात करेंगे पिता, और जनरेशन ऊपर की दादा और परदादा। तो ये हो गए 3 ये हो गए 6, और ये आपको मिला के हो गए 7। तो इन्हीं 7 जनरेशन को मिला करके प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर और भी लोग होंगे, जैसे आप इधर देख सकते हो। अगर आप यहाँ हो तो आपका यहाँ पर भाई भी होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपकी बहन भी होगी। अब आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से। अगर यहाँ पर पिता है तो यहाँ पर माता भी होंगी, यहाँ पर इस जनरेशन में। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस जनरेशन में कौन कौन से लोग आएंगे, इस जनरेशन में कौन कौन से लोग आएंगे, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भाई हो गए और बहन हो गई। इस साइड हम लोग लिखेंगे फीमेल को, और इस साइड हम लोग लिख रहे हैं मेल को। आई होप आप लोगों ने इंग्लिश को ध्यान में रखा होगा कि परदादा को यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, और दादा को ग्रैंड फादर, फादर को यानी कि पिता। ये सब चीज़ हो गई होंगे। अब इसको हम एक बार मिटा देते हैं, और ये जो जनरेशन है इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, इसको एक बार हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर में इस जनरेशन में, उस पीढ़ी में कौन कौन से लोग आएंगे जो सेम जनरेशन के कहलाएंगे। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, ये ब्लू कलर से जो भी लिखे गए हैं, यानी कि आप हो गए एक जनरेशन पिता, दादा, परदादा, इसके बाद में पुत्र, नाती, पोता, परपोता हो गया। परदादा के लिए इंग्लिश में एक चीज़ आएगा ग्रेट ग्रैंड फादर, और परपोता के लिए आएगा ग्रेट ग्रैंड सन आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, हमने बताया। अब देखिए सेम जनरेशन में कौन सा आएगा, यानी कि यह है आप। तो आपके जनरेशन में जितने भी लोग होंगे वो सेम जनरेशन के कहलाएंगे। तो सेम जनरेशन में कौन कौन से लोग आएंगे, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लोगों को मेंशन किया है। जैसे आपका भाई और बहन होगा, ये आपका डायरेक्ट रक्त संबंध से संबंध है। दूसरा आपके संबंधों के माध्यम से, जैसे चचेरा भाई हो गया, साला हो गया, देवर हो गया। और इधर अगर आएंगे बहन, चचेरी बहन में मेरी बहन, इस तरह से अगर आएंगे तो ये सब लोग सेम जनरेशन के कहलाएंगे। सेम जनरेशन का मतलब कि वो एक ही पीढ़ी के व्यक्ति कहलाएंगे। ओके, इसके बाद में पिता के जनरेशन में कौन कौन से लोग आएंगे, जैसे चाचा हो गया, फूफा, मामा, ससुर, और माता, चाची, बुआ, और यहाँ से इस तरह से, ठीक है, सास भी आ जाएंगे इसमें। फिर यहाँ से देखिए दादा के जनरेशन में कौन कौन से लोग आएंगे, नाना हो गया, नानी हो गया। इसी तरह से परदादा के ग्रुप में
ये लोग आएंगे। पुत्र के ग्रुप में कौन कौन से लोग आएंगे इसको आपको ध्यान रखना, जैसे भतीजा हो गया, भांजा हो गया, दामाद हो गया, पुत्री हो गया, भांजी हो गया, इस तरह से लोग आएंगे। नाती और इसके पुत्र के बाद में जो एक पीढ़ी और हम लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ पर नाती और या पोता मिलते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, पोती, इसके बाद में परपोता और परपोती। इस तरह से अगर आएंगे तो आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर सेम जनरेशन की बात हो रही है। तो इस तरह के संबंधों को आपको ध्यान रखना है कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। एक जनरेशन ऊपर जाएंगे पिता और एक जनरेशन ऊपर दादा, अपने से कनेक्ट करके यहाँ पर चीज़ों को देखना है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि अब इस प्रश्नों को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, उस प्रश्नों को कैसे हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। कुछ टेक्निक के माध्यम से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल टर्म का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होता है आप सभी को पता है कि अगर मान लो कोई चीज़ लैंग्वेज फॉर्म में हो, भाषाई आधार पर हो, ठीक है, अगर हम लोग उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सेम वही प्रोसेस हम लोगों का यहाँ पर होगा। अब जैसे मान लो भाई, अब ब्लड रिलेशन में हमें प्रश्न सॉल्व करना है, तो चीज़ों को हम लोग कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको आइए समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई मेल है, ठीक है, तो मेल अगर कहीं भी आपको दिख जाए, चाहे वह पुत्र हो या फिर पिता हो या परदादा हो, तो जहाँ कहीं भी आपको मेल दिखेंगे तो मेल के लिए हम लोग एक सिंबल यूज़ करेंगे और वह सिंबल क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो मेल के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है, प्लस का सिंबल यूज़ करना है। ओके, यानी कि पुरुष के लिए। दूसरा सिंबल क्या हो गया, फीमेल। फीमेल के लिए हम लोग यहाँ पर एक सिंबल यूज़ करेंगे माइनस का। कहीं भी जैसे पुत्री दिख जाए, माता दिख जाए, बुआ दिख जाए, दीदी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ भी फीमेल दिखे उनके लिए एक सिंबल यूज़ करना है, माइनस यूज़ करना है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का कि मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। अब देखिए, अब जैसे मान लो यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है इस तरह से प्लस, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्लस, और यहाँ से इस तरह से टर्म हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मान लो प्लस है, यानी कि ये भी मेल है और ये भी मेल है, और यहाँ पर यह डिफाइन हो रहा है कि इससे एक जनरेशन की ऊपर की बात हो रही है। तो ये हो गए पिता और ये हो जाएंगे पुत्र हो जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो पिता और पुत्र में हमें रिलेशन डिफाइन करना होगा तो पिता को हम ऊपर रखेंगे और पुत्र को नीचे रखेंगे। अच्छा, मान लो यहाँ पर भी इस तरह से एक और डॉट बन जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका पुत्र है, कौन, ये वाला। ठीक है, यानी कि इस पिता का पुत्र है ये और इस पुत्र का पुत्र है ये। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यानी कि इससे कनेक्ट करना है, इसका पिता ये और इसका पुत्र ये, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर मान लो कहीं ऐसा सिंबल आपको दिखता है प्लस और यहाँ पर दिखता है प्लस, तो इनका मतलब है कि ये सेम जनरेशन। वर्टिकल जो लाइन आपको डिफाइन करेगा ये आपको जनरेशन गैप को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है ऊपर की बात हो रही है या नीचे की, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये जनरेशन गैप को दिखाएगा। और अगर कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि क्षैतिज कहीं रेखा है इस तरह से, तो यह डिफाइन करता है सेम जनरेशन को। सेम जनरेशन मतलब जैसे मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इन दोनों में भाई भाई का रिलेशन है। अगर यहाँ एक माइनस हो जाए और एक यहाँ पर प्लस हो जाए तो ये बहन है और ये भाई है, इन दोनों के रिलेटिव में। ठीक है, दूसरा चीज़, अब अगर यहाँ पर माइनस हो जाए और यहाँ पर प्लस हो जाए, यानी कि ये हो जाएंगी माता और ये हो जाएंगे पुत्र। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, अब जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये हो गया माइनस और यहाँ भी हो जाए माइनस, तो यानी कि ये हो गई माता और ये किसका डायग्राम बन गया, माता एंड पुत्री का डायग्राम बन गया। ठीक है, अगर माता और पुत्री का डायग्राम बनाना होगा तो इस तरह से रखना होगा, ये हो गई पुत्री और ये हो गई माता, ये हो गई माता और ये हो गई पुत्री, इनको आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डायग्राम यूज़ करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारा अप्रोच क्या होगा, कैसे हम चीज़ों को वहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे मान लो कहीं अब आ जाए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये इक्वल का सिंबल। अब जैसे मान लो यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो जैसे मान लो भाई कहीं पर पति और पत्नी हो, तो वहाँ पर हम लोग जो रिलेशन डिफाइन करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, वहाँ पर होगा हमारा सिंबल इक्वल का। यानी कि अगर ये प्लस है और ये माइनस, तो ये पति और ये हो जाएंगी पत्नी। तो ध्यान रखना कि मेल और फीमेल में जब इक्वल का रिलेशन होगा,
यानी कि पति और पत्नी का रिलेशन होगा तो वहाँ पर हम लोग सिंबल क्या यूज़ करेंगे, इक्वल का। तो आई होप फ्रेंड्स हम लोग मैथमेटिकल में क्या टर्म यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसमें कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें प्रश्न सॉल्व करने के लिए आवश्यक रूप से ध्यान रखना होता है, उस पॉइंट को ध्यान रख लेते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन समझने का और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न के माध्यम से और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को एक बार देख लेते हैं जो हमारी प्रश्न सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। वो सभी कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मान लो जब भी आप ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को देखोगे तो सर्वप्रथम वहाँ पर आपको यह पता करना होगा कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या गया है, आपको क्या रिलेशन निकालना है। अब जैसे मान लो ये है प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न है, तो आपको लास्ट में डायरेक्ट यहाँ पर आना है। ठीक है, लास्ट में क्या पूछा गया है कि डी का चाचा है, यानी कि इस प्रश्न में आपको पता है कि किसको पता करना है, यानी कि डी के चाचा को आपको पता करना है। अब जैसे मान लो भाई अगर आपके पास कोई टारगेट होता है, अगर आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करते हो तो आप जल्दी से अपने टारगेट को अचीव कर जाते हो। अगर आपका टारगेट ही नहीं फिक्स होता है, आपको जाना किस डायरेक्शन में है यही नहीं पता है, तो आपको शायद लंबा समय लग जाए या हो सकता है आप अपने टारगेट तक कभी पहुँच भी ना पाओ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स यही अप्रोच हमारा प्रैक्टिकली अप्रोच है। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी प्रश्न होंगे उनमें हम लोग यह पता करने की कोशिश करेंगे कि हमें आखिर इस प्रश्न में करना क्या है। कभी कभी ब्लड रिलेशन के प्रश्न को लेंदी बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनपुट के रूप में डाल दिए जाते हैं जिनका यूज ही नहीं होता है, प्रश्न केवल बहुत ही कम लैंग्वेज में सॉल्व हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोगों का अप्रोच यही होगा कि हम लोग दिए गए प्रश्न में क्या पता करना है उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, और अब इसके बाद में जब हमें यह पता चल जाएगा कि हमें क्या पता करना है, अब उनके मध्य में हम लोग डायग्राम के माध्यम से संबंधों का पता लगा लेंगे। ओके, ये नेक्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि कभी कभी प्रश्न में व्यक्ति दिया जाता है और ऐसा व्यक्ति का मतलब होता है, मान लिया जाता है चूँकि अभी जो यहाँ पर मेजॉरिटी है मेल मेजॉरिटी है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि व्यक्ति का मतलब पुरुष। बट रिलेशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कहीं व्यक्ति दिखता है तो इसको आपको पुरुष नहीं मानना है, वो जैसा उसमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ व्यक्ति का मतलब पुरुष और महिला दोनों हो सकती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। थर्ड, नाम के आधार पर कभी कभी क्या होता है हम लोग जेंडर को पता कर लेते हैं। अब आप लोग ऐसे कई नाम जानते होंगे जिसका मेल का भी नाम होता है और फीमेल का भी नाम होता है, तो आप लोग यह गलती मत करिएगा कि नाम के आधार पर उनका जेंडर आप डिफाइन कर दीजिए। कभी कभी हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन में तो हो जाता है, बट कुछ ऐसे नाम्स होते हैं जिनका मतलब जिनका जो नाम होता है वो फीमेल भी यूज़ करती हैं और मेल भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे नामों से आपको सावधान रहना है, उसके आधार पर आपको यह जेंडर नहीं ज्ञात करना है कि ये मेल है और फीमेल है। वहाँ पर आपको जैसा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मेल और फीमेल मान के चलना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि तस्वीर की तरफ अगर मान लो कोई व्यक्ति इशारा करता है, जैसे मान लो वहाँ पर तस्वीर लगी हो और वहाँ पर आपको भी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, तो आप जैसे मान लो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अब इस तरफ हम इशारा करके यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्नों को जटिल माध्यम में बना दें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारी भी तस्वीर हो सकती है, यानी कि हमारी खुद की वो तस्वीर है। तो या लोगों को यह चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मान लो तस्वीर की तरफ कोई व्यक्ति इशारा करके बात कर रहा है तो वह तस्वीर उस व्यक्ति की भी हो सकती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ क्या है कि अब ये बड़ी समस्या आती है कि भाई इस प्रश्न में जो रिलेशन पूछा जाता है, एक चीज़ होता है से, ठीक है, जैसे राम का श्याम से, तो यहाँ पर अब समस्या ये होती है कि कौन किसको कैसे पुकारेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के पास से जुड़ा होता है, जैसे राम का श्याम से, ठीक है, राम का श्याम से, ठीक है,
मतलब राम का श्याम से क्या संबंध होगा, इस तरह से होगा। तो जब आप डायग्राम बनाओगे ना, तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है कि कौन किसको पुकारेगा, तो ये जो श्याम है ना, राम को कैसे पुकारेगा, किस संबोधन किस शब्द से पुकारेगा, वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। जिस व्यक्ति के पास से जुड़ा होता है वही व्यक्ति उसे पुकारता है। अब मान लो अगर ये पुत्र है तो ये श्याम क्या पुकारेगा, पुत्र कह करके, पिता होंगे तो पिता से, ठीक है। तो इन सभी संबंधों से वह, इन सभी संबंध वाक्य शब्दों से वह उसे पुकारेगा, कौन, जिसके पास से जुड़ा होगा। ये रहे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें आपको ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है। ओके, अब चलिए हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक प्रश्न है और इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको लेटर नज़र आ रहा है, इस लेटर के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, ठीक है, जो भी आप नाम चाहो उस लेटर के स्थान पे आप नाम भी रख सकते हो। एग्जामिनेशन में हो सकता है, आपके एग्जामिनेशन पेपर में यहाँ पर आपके जहाँ पर लेटर लिखे गए हैं नाम हो सकते हैं, या फिर यही चीज़ देखने को मिल जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 1। तो हमारा सर्वप्रथम अप्रोच यही होगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, इसको हम पकड़ते हैं, यानी कि डी का चाचा कौन है। अब हमारा मेन फोकस यह होगा कि डी का चाचा कौन है, यानी कि डी से एक जनरेशन ऊपर की बात होगी और उसके पिता का जो भाई होगा वही डी का चाचा होगा। अब हमारा मेन पर्पज़ यही है। तो ये हो गया डी का चाचा कौन है पता करना है। तो अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बी का भाई है, तो अभी हम लोगों ने देखा ए किसका भाई है, ये है बी का भाई, हम लोगों ने बताया था। अभी देखा कैसे हम लोग यहाँ पर ड्रा करेंगे चीज़ों को। सी ए का पिता है, जो सी है, सी को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम आप लोग ध्यान से देखते चलिए कैसे ड्रा किया जा रहा है। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, जो डी है वो ई का भाई है। अभी ई नहीं है तो इसको छोड़ते हैं, जहाँ पर ई है इसको पकड़ते हैं। ई बी की पुत्री है, तो बी यहाँ है और इसकी पुत्री कौन है, ई है, और इसको हम लोग किससे लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ई बी की पुत्री है और जो डी है ई का भाई है, यानी कि डी ई का भाई है, इस तरह से बन गया। अब देखो जितने भी यहाँ पर पॉइंट थे सब यहाँ पर क्लियर हो गए हैं और यहाँ पर पता करना है कि डी का चाचा कौन है। अब भाई डी का चाचा यहाँ पर एक ही व्यक्ति बसता है और यही हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। डी का चाचा कौन है, ये है। चलिए एक बार इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कैसे हम चीज़ों को ड्रा करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि ए बी का भाई है। हमने बताया था जो ये हॉरिजेंटल लाइन होता है सेम जनरेशन को डिफाइन करता है, और जो वर्टिकल लाइन यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये जेंडर गैप को दिखाती है। तो यहाँ पर सेम जनरेशन की बात हो रही थी। बी का भाई कौन था, ए था, तो हमने एरो इस तरफ बनाया, या आप एरो नहीं भी बना सकते हो, केवल ऐसे एक लाइन खींच सकते हो। बी का भाई ए हो गया, तो चूँकि ये मेल है इसका भी जेंडर पता नहीं था, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है कि ए बी का भाई था, बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि अभी बी का जेंडर कंफर्म नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने बी के जेंडर को नहीं डिफाइन किया। क्योंकि इसका जेंडर कंफर्म हो गया, ये मेल है तो यहाँ पर प्लस लिखा गया। ए का पिता सी था, पिता है तो मतलब मेल है, प्लस लिखा गया और इसको एक जनरेशन ऊपर हम लोगों ने ड्रा कर दिया। सेम वही जनरेशन हम लोगों ने देखा डी ई की, ए का भाई है, तो यहाँ पर अभी ऐसा कहीं ना डी मिला है ना ई मिला है, तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। फिर हम लोग आ गए इसके पास, ई बी की पुत्री है, तो हम लोगों ने देखा कि जो ई है ये बी की पुत्री है, नहीं कि बी की पुत्री ई है, तो हम लोगों ने इसको ऐसे ड्रा किया, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया था भाई का रिलेशन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे ड्रा किया। अब आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि डी का चाचा कौन होगा, तो जो डी का पिता होगा और उसके पिता का जो भाई होगा वही कौन हो जाएगा, इसका चाचा हो जाएगा। तो इसका जनरेशन अभी इसका जेंडर कंफर्म नहीं था। लेकिन एक चीज़ और था इस प्रश्न में, और ऐसा कोई डायग्राम या ऐसा और कोई व्यक्ति दिख भी नहीं रहा है कि जो ए का चाचा हो, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में मान लो अगर ऑप्शन में है ए बी सी डी करके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे, हम एक बार ऑप्शन को भी यहाँ पर लिख देते हैं। जो आपको ऑप्शन है ए सी बी है, ठीक है। कौन कौन सा है, ए है, सी है और बी है, और यहाँ पर एक हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन है। तो अब आपके पास जो ऑप्शन है
सी तो हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, ई हो नहीं सकता, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कैसे क्या सॉल्व करना है, हमारा क्या अप्रोच होगा, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस भी होंगे, तो ये जो ऑप्शन होते हैं हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी इस क्लास में हम लोग फ्रेंड्स बस इतना ही रखते हैं कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, किसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। अब हम लोग चूँकि ये जो वीडियो है ना बहुत लंबा हो जा रहा है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।